को जय श्री राधे. So when Ranisha came in England, तो literature, okay, England was blooming its own literature. इंग्लैंड एग्जैक्टली में ब्लूम कर रहा था अपना लिटरेचर इन एलिजाबेथन पीरियड. ओके, मतलब दे स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री और दे स्टार्टेड राइटिंग ड्रामा. ड्रामा वाज ऑन इट्स पीक. ड्रामा जो है वो अपनी पीक पर था. ड्रामा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा, तो देयर वर अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट एंड प्ले राइट वॉज विलियम शेक्सपियर. थॉमस किड, स्पेनिश ट्रेजेडी आपको याद आ रहा होगा. क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टर्स, टम्बरलिन, यस और नो. तो देयर वर सम मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स इन एलिजाबेथन पीरियड. कह सकते हैं कि जिनको आने वाले जो उनके सक्सेसर राइटर्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे. तो याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर, थॉमस किड एंड क्रिस्टोफर मार्लो वर प्रोमिनेंट राइटर्स इन एलिजाबेथन पीरियड. कह सकते हैं एलिजाबेथन प्ले हाउसेस स्टार्टेड, एलिजाबेथन प्ले हाउसेस एंड थिएटर्स, एलिजाबेथन एक्टर्स, यूनिवर्सिटी बिट्स, बैकग्राउंड ऑफ द एज. हमें हर एक चीज को समझना है. अभिषेक गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? चलें तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट. सो इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन ड्रामा. एलिजाबेथन ड्रामा को समझने के लिए आपको समझना होगा इसे हम इट रैन ऑल्सो एज ऑफ शेक्सपियर. ओके, दिस पीरियड, दिस एरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ शेक्सपियर. इसे हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं. क्या इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं. एग्जैक्टली में यहां पर होता क्या है, एज ऑफ शेक्सपियर कहते हैं क्योंकि एलिजाबेथन प्ले हाउसेस एग्जैक्टली में आपने देखा होगा थिएटर्स, ग्लोब थिएटर्स. ओके, ग्लोब थिएटर्स जो हैं वो एसोसिएटेड थे, थिएटर्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं. एलिजाबेथन एक्टर्स आते हैं, यूनिवर्सिटी बिट्स आते हैं, बैकग्राउंड ऑफ द एज आता है. एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, विमेन आर नॉट अलाउड, फीमेल आर नॉट अलाउड. ओके, फीमेल आर नॉट अलाउड इन दिस पीरियड. फीमेल आर नॉट अलाउड ऑन द स्टेज. आप शायद ये बात को जानकर शॉक हो गए होंगे कि फीमेल आर नॉट अलाउड ऑन द स्टेज इन दिस पीरियड. सर फिर लड़कियों का रोल कौन कर रहा होगा? जो चिकनी चमेली वाले लड़के होते हैं ना, जिनकी दाढ़ी मूछें नहीं आती, वो लड़कियों का रोल प्ले करते थे, बड़े बड़े बिग लगाकर बालों के. ओके, क्या सर जैसे कि आज हम यहाँ पर स्टेज डिजाइनर को देखते हैं कि ऐसा पैटर्न होना चाहिए, ऐसी थीम होना चाहिए, क्या वहां पर भी स्टेज डिजाइनर हुआ करते थे? क्या वहां पर भी कॉस्ट्यूम्स डिजाइनर थे? यस, देयर वर अ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिनका नाम है इनिगो जॉन्स. ओके, इनिगो जॉन्स वाज देयर. ओके, इतनी बात क्लियर है? चलो तो हम यहां पर नेक्स्ट पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. सो क्वीन एलिजाबेथ became the queen of England in 1558 and she died at the in 1603. ओके, वो 1603 में उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. ओके, याद रखना, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट became the queen of England in 1558 and died in 1603. ओके, याद रखना. मतलब इस एज को हम ग्लोरियस एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं. ग्लोरियस एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. व्हाई? क्योंकि लिटरेचर वॉज ब्लूमिंग अलॉट. लिटरेचर वॉज ब्लूमिंग. याद रखना, लिटरेचर जो ब्लूम कर रहा था, लिटरेचर में भी पोएट्री थी. ओके, पोएट्री थी एंड ड्रामा था. ओके, दोनों जैनर को बहुत, मतलब देयर वर ओनली 2 जैनर. ओके, कितने जैनर्स थे? 2 जैनर्स थे, ड्रामा एंड पोएट्री. नेक्स्ट पर हम आते हैं, यहां पर समझेंगे एग्जैक्टली में सर क्या डायनेस्टिकल जो प्रॉब्लम थी या पॉलिटिकल जो क्योस था वो खत्म हो चुका था? यस, डायनेस्टिकल एंड पॉलिटिकल क्योस केम टू एन एंड. जो डायनेस्टिकल प्रॉब्लम्स थी एंड पॉलिटिकल क्योस थे वो केम टू एंड एंड शी इंट्रोड्यूस एंजेलिकनिज्म. ओके, एंजेलिकनिज्म इज अ रिलीजियस ब्रांच. ओके, याद रखना, टू सेटल रिलीजियस प्रॉब्लम्स. इन्होंने रिलीजियस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने एक नए लोगों को बना दिया, एंजेलिकनिज्म. ओके, इन्होंने एंजेलिकनिज्म फिलॉसफी को काफी ज्यादा स्प्रेड किया. तो याद रखिएगा, क्वीन फर्स्ट एलिजाबेथ became the queen of England in 1558. Okay, in 1558 and she died in 1603. Glorious, it is this is called glorious age of English literature. Dynastic problems and political chaos came to end and she introduced Anglicanism to settle religious problem. और religious problem को settle down करने के लिए उन्होंने Anglicanism को क्या किया सर? फॉलो कर लिया. ओके, राइट नाउ
कम टू द पॉइंट। अब यहां पर आपको समझना है एक स्टोरी जहां से क्वीन एलिजाबेथ इज कंसीडर्ड एज अ डिवाइन पावर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फ्रॉम दिस इवेंट क्वीन एलिजाबेथ इज कंसीडर्ड एज अ डिवाइन पावर इन इंग्लैंड। England was very weak. England has no strong navy, no strong army. England के पास इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड खाली पड़ा है। बस इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के आने के बाद पीस को मेंटेन कर लिया गया। पीस को क्या कर लिया गया? मेंटेन कर लिया गया। बहुत ज्यादा यहां पर हम कह सकते हैं गोल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रेजरी नहीं है, बहुत स्ट्रांग आर्मी नहीं है, बहुत स्ट्रांग नेवी नहीं है, एयरफोर्स की तो बात छोड़िए। ओके, एग्जैक्टली में क्या होता है? किंग फिलिप सेकंड, ओके याद रखना, किंग फिलिप सेकंड स्पेन। ओके, एक किंग फिलिप सेकंड है, किंग फिलिप सेकंड फ्रॉम स्पेन। कहां से है सर? स्पेन से। ओके, स्पेन से। सेंट अ प्रपोजल टू एलिजाबेथ फॉर मैरिज। इन्होंने क्या किया? क्वीन एलिजाबेथ को एक पत्र लिखा जिसमें इन्होंने अपना प्रेम जाहिर किया कि हम जो हैं किंग फिलिप सेकंड आपसे शादी करना चाहते हैं। आई वांट टू मैरी यू। ओके, ऐसा इन्होंने प्रस्ताव भेजा। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ जो हैं इन्होंने इस प्रपोजल को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जो ये प्रपोजल आया था रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्टेड, कि हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली में देयर वर एन अलायंस बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन। इंग्लैंड एंड स्पेन के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा एक अलाइन हुआ करता था। लेकिन आफ्टर बिकमिंग क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ फर्स्ट, दिस अलायंस कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है। फिर वो अलायंस को वापस से बनाने के लिए फिलिप सेकंड जो हैं वो एलिजाबेथ को लेटर लिखते हैं, कहते हैं, और मैरिज प्रपोजल देते हैं। लेकिन एलिजाबेथ इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। स्पेन वॉज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शिप्स आर्माडा या नेवी। ओके, नेवी के लिए बहुत ही प्यारा, मतलब एक कंट्री थी जिसे जाना जाता था। एग्जैक्टली में जैसे ही प्रपोजल को रिजेक्ट किया और फिलिप सेकंड ने इस बात को ईगो पे ले लिया। जैसे ही वो ईगो पे लेता है तो इसके पास क्या है? इसके पास फ्लीट है। इसके पास क्या है? फ्लीट है। ओके, फ्लीट ऑफ शिप्स, एग्जैक्टली विद आर्मर्स, विद सोल्जर्स। ये अपनी एक फ्लीट रवाना करता है। कहां पर? इंग्लैंड पर। कहां पर रवाना कर रहा है सर? इंग्लैंड पर रवाना कर रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप बात करेंगे तो यहां पर जो समुद्र में आप युद्ध देख रहे होंगे, एक स्पेनिश आर्माडा आता है। स्पेनिश आर्माडा आकर इंग्लैंड पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है सर? इंग्लैंड पर आकर अटैक करता है। इंग्लैंड, मैंने आपको बताया, स्टिल इंग्लैंड हैज नो नेवी। ओके, कोई नेवी नहीं थी वहां पर। बस एक छोटी सी, आपको मैंने कल भी वापस से जिक्र किया था, हेनरी VIII लॉन्च रॉयल नेवी। ओके, हेनरी VIII ने रॉयल नेवी को लॉन्च किया था, बट स्टिल एडवर्ड सेकंड एंड मैरी फर्स्ट इग्नोर दिस। इन्होंने इग्नोर कर दिया, उसे मेंटेन नहीं किया। लेकिन एलिजाबेथ ने उसकी पावर को जाना और इनके जो कमांडर थे वो थे जॉन हॉकिंस। उनके सी डॉग्स ने मिलकर एग्जैक्टली में स्पेनिश आर्माडा को तबाह कर दिया। सर तबाह कैसे किया? एग्जैक्टली में जो आप देख रहे हो ना, ये जो शिप्स आ रहे हैं जो जिसमें आग लगी हुई है, ये शिप्स आकर इनसे टकराते जाते हैं और ये स्पेन को यहां से हरा देते हैं। और स्पेनिश नेवी बहुत बुरे तरीके से यहां पर आती है, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो याद रखिएगा यहां से, तो यहां से इंग्लैंड के अंदर एक नेवी इमर्ज होती है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी इमर्ज होती है। एंड क्वीन एलिजाबेथ रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ नेवी, और वो नेवी की पावर को रिकॉग्नाइज कर पाती हैं। आगे हम बात करते हैं, ये वाला सीन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को कहते हैं स्पेनिश आर्माडा। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेनिश आर्माडा कहते हैं। आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्पेनिश आर्माडा कहते हैं। ओके, व्हाट वी कॉल्ड इट? स्पेनिश आर्माडा। स्पेनिश आर्माडा के बाद एग्जैक्टली में क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया? इंग्लैंड को बहुत ग्रो करने के लिए, ओके, क्वीन एलिजाबेथ लूटेड द शिप। ओके, इन्होंने स्टार्ट किया, क्वीन एलिजाबेथ एंड हिज डॉग्स एंड हिज merchant navy, his navy commander John Hawkins started looting the ship which came from Spanish colony with fully loaded with gold and silver.
ये गोल्ड एंड सिल्वर के साथ क्या थे, गोल्ड एंड सिल्वर से लोडेड हुए शिप को ये लूट लेते थे, और इंग्लैंड इज बिकमिंग रिचर एंड रिचर। ओके, यहां से समझिएगा। तो इंग्लैंड की जो स्टार्टिंग होती है इनिशियल फेज में, वो वहां से लूट से होती है, क्योंकि उसके जस्ट बाजू में स्पेन जो था, स्पेनिश कॉलोनीज क्या करती थी, वहां से अपनी जो कॉलोनीज है वहां से गोल्ड एंड सिल्वर लेकर आती थी। और जब ये गोल्ड एंड सिल्वर लेकर आती थी तो इंग्लैंड के जब इंग्लिश चैनल से होकर गुजर रहा होता था सिर्फ, वहां पर ये उसे रोक लेते थे, और वहां से खूब सारा सोना चांदी, जितना भी सोना एंड चांदी होता था, वो सबको क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। राइट नाउ कम टू द पॉइंट। यहां पर एग्जैक्टली में एक इंसान आपको देखना होगा, ही इज द पर्सन हुज नेम जॉन हॉकिंस। ही वॉज द कमांडर ऑफ इंग्लिश नेवी। एंड बाकी आप इन्हें देख रहे हैं, जो इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं सी डॉग्स। क्या कहते हैं इसे, सी डॉग्स कहते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड सी डॉग्स। इन्हें हम क्या कहते हैं सर, सी डॉग्स कहते हैं। ओके, राइट नाउ कम टू द पॉइंट। स्लेवरी सिस्टम याद रखना, स्लेवरी सिस्टम वॉज ऑल्सो कैन बी सीन इन, स्लेवरी जो सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम ऑल्सो कैन बी सीन इन इंग्लैंड। यहां पर स्लेवरी सिस्टम का, स्लेवरी ट्रेड बहुत होता था। मतलब आप यूरोप से नहीं, अफ्रीका से लोगों को लाया जाता था, या साउदर्न अमेरिका से लोगों को लाया जाता था, और यहां पर स्लेव बनाया जाता था। स्लेवरी सिस्टम वॉज कैन बी सीन देयर। तो आप देख सकते हैं कि वही स्लेवरी सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट किया इंडिया में, वही स्लेवरी सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट किया अमेरिका में। ओके, याद रखिएगा इतनी सी बात। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। एलिजाबेथन ड्रामा रेफर्स टू द बॉडी ऑफ अ प्लेस, एक उन बॉडीज, प्लेस की बॉडी को रेफर करते हैं, रिटन एंड परफॉर्म ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। मतलब उन ड्रामास की हम बात कर रहे हैं जो कि परफॉर्म किए गए, लिखे गए क्वीन एलिजाबेथ के राज्य में, स्पैनिंग फ्रॉम 1558 टू 1603। Though some scholars extended the era to the closure of the theatres in 1642, even 1652. This period marked the golden age of English theatre. तो याद रखिएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, द गोल्डन एज ऑफ रोमन लिटरेचर, द गोल्डन एज ऑफ रोमन लिटरेचर, तो वो क्या है, सेंट ऑगस्टिन। ओके, और गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ओके, नोटेबल फॉर इट्स वाइब्रेंट लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का मतलब क्या है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का हम यूज कर रहे हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का हम यहां पर यूज कर रहे हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ओके, एंड हिस्ट्रीज प्लेस and playwright like William Shakespeare, Christopher Marlowe and Ben Jonson became the most celebrated figures influencing western drama for centuries। और हजारों सेंचुरीज के लिए ये सब लोग एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और ये इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? चले, इसके बाद आपको कुछ की पॉइंट्स देखने, की पॉइंट्स जरूर समझ से जाएगा। एग्जैक्टली में आप प्ले फॉर ऑल द ग्लोब थिएटर। ओके, आप प्ले फॉर ऑल द ग्लोब थिएटर, establishment of the theater in this period, जो थिएटर वॉज कंस्ट्रक्टेड। ओके, इन्हें बनाने जाने लगा, यहां पर थिएटर्स पर थिएटर्स ओपन होने लगी। जो आप पीवीआर देखते हैं, ओके, जैसे जस्ट इज लाइक अ पीवीआर। ओके, पीवीआर आप देखते हैं, सिनेमा आप देखते हैं, ये उन्हीं की तरह थे। जैसे ग्लोब थिएटर है, हर एक राइटर्स जो है वो एक, जैसे ग्लोब थिएटर है, ओके, ग्लोब थिएटर है, रोज थिएटर है, इनसे डिफरेंट राइटर्स कनेक्टेड विथ डिफरेंट थिएटर्स। ओके, वो डिफरेंट थिएटर से क्या थे, एसोसिएटेड थे। राइट नाउ द एलिजाबेथन एज सा द राइज ऑफ पब्लिक थिएटर। यहां पर पब्लिक थिएटर्स को राइज देखा जा सकता है, जैसे दी ग्लोब, दी रोज, वेयर ड्रामा बिकेम एक्सेसिबल टू पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब यहां से जो ड्रामा है वो आम लोगों के लिए ओपन कर दिया जाता है, और ड्रामा बिकेम द पार्ट ऑफ बिजनेस। ओके, एंड ड्रामा बिकेम द पार्ट ऑफ बिजनेस। ओके, drama was blooming as a business, एक बिजनेस की तरह ये ब्लूम कर रहा था। मतलब आप समझ रहे हो, ड्रामा को जो एंटरटेनमेंट पर्पज से था, इन एलिजाबेथन एज में उसे क्या कर दिया जाता है, उसे पब्लिक कर दिया जाता है, थिएटर्स बना दिए जाते हैं, और एज अ बिजनेस उसे ट्रीट कर दिया जाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। यहां पर दीज थीम कॉमनली एक्सप्लोर लव, लव के ऊपर बात हो रही है, लव, पावर, बिट्रेल, सिविल वॉर्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स,
और ह्यूमन कंडीशंस। बड़े ध्यान से समझिएगा। लव, ओके, लव, पावर, बिट्रेल, धोखा, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, सिविल वॉर्स एंड ह्यूमन कंडीशंस, ये सारी चीजें ड्रामा में डिपिक्ट की जाने लगी। तो याद रखना, एलिजाबेथन ड्रामा इज द डिपिक्शन ऑफ लव, पावर, सिविल वॉर्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंड ह्यूमन कंडीशन। ओके, याद रखिएगा। आप जब विलियम शेक्सपियर को आप पढ़ते हैं, तो विलियम शेक्सपियर को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है ना कि ही यूज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। उन्होंने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का भरपूर यूज किया। उन्होंने बॉर्ड्स को दिखाया। क्रिस्टोफर मार्लो को देखिएगा, टम्बरलिन बॉर्ड्स की बात कर रहे हैं वो। एग्जैक्टली में लव एज यू लाइक इट आप देखिए, ठीक है, वो प्यार की बात कर रहे हैं। सिविल वॉर्स आपको देखने को मिलेंगे, हेनरी एट, हिस्ट्रीज में आप देखिए। तो जितने भी प्लेज हैं, द ड्रामाज ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, the dramas of Elizabethan period depicts love, civil wars, supernatural elements, human conditions, power. Okay, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द ड्रामा ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम अर्लियर सोर्सेज। प्लीज मार्क द पॉइंट कि द ड्रामा ऑफ एलिजाबेथन पीरियड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम अर्लियर सोर्सेज। ग्रीक ट्रेजेडी, सिनिकन ट्रेजेडी, मॉरलिटी प्लेस एंड इंटरल्यूड्स। ओके, जो इंटरल्यूड्स थी और मॉरलिटीज प्लेस थे, ग्रीक ट्रेजेडी है, सिनिकन ट्रेजेडी है, यहां से एग्जैक्टली में क्या करते हैं, ड्रामा को इंस्पिरेशन लेते हैं और स्टार्ट राइटिंग। ओके, इन एलिजाबेथन पीरियड। राइट नाउ कम टू द पॉइंट, विमेन आर नॉट अलाउड ऑन स्टेज। विमेन्स जो थी वो अलाउड नहीं थी, विमेन वर नॉट अलाउड, सिर्फ मेल आर अलाउड। ओके, सिर्फ मेल आर अलाउड। विमेन कैन सी ओनली ड्रामा। विमेन स्टेज पर बैठकर, बालकनी पर बैठकर ड्रामा को देख सकती थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो याद रखना, इन्होंने मेंटेन कर रखी थी मॉरलिटी। इन्होंने मॉरलिटी, सेक्सुअलिटी, ओके, एब्सर्डिटी, इन सारी चीजों को क्या कर रखा था, ब्रेक लगा रखा था। ओके, लेकिन इन 1660 आप देखोगे, गर्ल्स आर ऑल्सो परफॉर्म देयर। तो याद रखना, विमेन वर नॉट अलाउड ऑन द स्टेज बट परफॉर्म्ड अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ऑडियंस। वो देख सकते थे लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे। एक्टिंग ट्रूप्स ऑफन एंजॉय रॉयल पैट्रोनेज, स्पेशली अंडर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, हु वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द आर्ट्स। और एलिजाबेथ फर्स्ट वाज द स्ट्रॉन्गर सपोर्टर ऑफ आर्ट। इनके बाद जेम्स फर्स्ट आएंगे, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ही वॉज इंटरेस्टिंग इन लिसनिंग घोस्ट स्टोरीज, घोस्ट इवेंट्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो वहां पर जेम्स फर्स्ट के टाइम पर आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज बहुत ज्यादा मिलेगा प्लेस में। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। ओके, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा हो जाती है। मतलब जैसा एक किंग होगा वैसी ही उसकी मोनार्की होगी, वैसे ही उसके लोग होंगे, वैसी ही उसकी ऑडियंस होगी, वैसा ही उसका कोर्ट होगा। ओके, क्लियर है कहानी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहां पर आपको समझना पड़ेगा, देयर वर इंट्रोड्यूस सॉनेट्स इन दिस पीरियड। सॉनेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड फर्स्ट टाइम। ओके, बड़े ध्यान से समझना। सर, सोनेट का जो कल्चर है वो कहां था, इटली। ओके, याद होना, सोनेट्स वर इन्वेंटेड इन इटली। ओके, इटली में एग्जैक्टली में क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था। आपको याद आ रहा होगा, दांते, पेट्रार्क, आपको ये सारे लोग याद आ रहे होंगे, बोकासियो। एग्जैक्टली में इटली में सोनेट्स को क्या किया गया, इन्वेंट किया गया। लेकिन सर इंट्रोड्यूस किया गया इंग्लैंड में इन 1550 के बाद। ओके, इन 1550 एग्जैक्टली में इंट्रोड्यूस किया गया सोनेट्स को। देयर वर टू टाइप्स ऑफ सोनेट्स, एक थी पेट्रार्कन सोनेट्स, एक थी शेक्सपियरियन सोनेट्स। ओके, याद रखिएगा, शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड पेट्रार्कन सोनेट्स, याद रखिएगा। सर एग्जैक्टली में पेट्रार्कन सोनेट्स वॉज इन्वेंटेड बाय पेट्रार्क। लेकिन सर ये इटली से इंग्लैंड कैसे आई, हाउ सोनेट्स केम इन इंग्लैंड, सोनेट्स कैसे इंग्लैंड में आती हैं, तो बात को आपको समझना है। एग्जैक्टली में द एम्बेसडर ऑफ इंग्लैंड थॉमस यार्ड, उनका नाम क्या था, थॉमस यार्ड, वॉज लिविंग इन इटली एज एन एम्बेसडर। एक एम्बेसडर की तरह वो वहां इटली में रहते थे। ही was fond of reading Italian works like such as especially Petrarchan sonnets. Okay, पेट्रार्क की यदि हम बात कर रहे हैं तो his beloved Laura
वो लॉरा की बहुत कहानियां सुनता है, लॉरा को पढ़ने में उसे बहुत मजा आ रहा होता है. So that's why Thomas was an ambassador of England in Italy and he wrote a lot of sonnets in Petrarchan sonnets form. उन्होंने Petrarchan sonnets form में क्या किया, अपनी sonnets, अपनी poems को लिखा. जब टॉमस यार्ड वापस इंग्लैंड आते हैं तो वो यहां पर एक नया जेनर बताते हैं कि इस टाइप का भी कोई जेनर होता है. इंग्लैंड में वो इसे क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. उन्हीं के दोस्त थे हेनरी हॉवर्ड. हेनरी हॉवर्ड कॉपीड द स्टाइल ऑफ राइटिंग सॉनेट्स ऑफ यार्ड, और वो इस इस स्टाइल ऑफ राइटिंग को कॉपी कर लेते हैं हेनरी हॉवर्ड. एंड फिर वहां से वो एक टोटल मिसलिनी करके कलेक्शन आता है उसका, वो इसे पब्लिश करते हैं. नेक्स्ट पर हम बात करते हैं द फर्स्ट ट्रेजेडी की. हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ट्रेजेडी. इन दिस पीरियड फर्स्ट ट्रेजेडी वाज रिटन, ओके, बाय टॉमस नॉर्टन, टॉमस सैकवाइल. ओके, टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सैकवाइल wrote the first English tragedy. Okay, याद रखना, first English tragedy was written by Thomas Norton, Thomas Sackville. अब Thomas Norton, Thomas Sackville के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे. Thomas Norton and Thomas Sackville co-authored Garwodak. Okay, Garwodak was the first English tragedy. The first English tragedy. Please point be noted. Point be noted. The first English tragedy. The first English tragedy. याद रखिएगा, the first English tragedy. And which is the first English tragedy written in blank verse. और इसे किस में लिखा गया, blank verse में लिखा गया. और अब जब आप विलियम शेक्सपियर को देखेंगे, when you read William Shakespeare works, they also written in blank verse. उन्हें भी blank verse में लिखा गया है. ओके, याद रखिएगा. Thomas Norton was born in 1532 and died in 1584. He was a lawyer, writer, also politician. Thomas Sackville was born in 1536 and died in 1608. Later became Earl of Dorset and wrote Act 5 and contributed to a Mirror of Magistrates. The play was performed in 1561 for Queen Elizabeth I. और ये प्ले को परफॉर्म किया गया 1561 में क्वीन एलिजाबेथ के लिए. ओके, ऑल्सो नोन बाय अनदर टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स. इसका जो अनादर टाइटल है वो है दी फेरेक्स एंड पोरेक्स. ओके, तो गार्वोडक का जो अनादर टाइटल है वो है फेरेक्स एंड पोरेक्स. ओके, याद रखना, गार्वोडक का जो अनादर टाइटल है वो है फेरेक्स एंड पोरेक्स. द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स यूज्ड इन 1570 एडिशन. राइट नाउ कम, अब हम आते हैं विलियम शेक्सपियर पर. ओके, राइट नाउ जिसका तो मैं बेसब्री से इंतजार था वो इंसान तुम्हारे सामने आ चुका है. ठीक है, डन. चलो, विलियम शेक्सपियर was born in 23rd April in 1564. Okay, विलियम शेक्सपियर was born in 23rd April in 1564. याद रखिएगा. और कहां पर वो पैदा होते हैं, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर, इंग्लैंड. कहां पर होते हैं, वारविकशायर, इंग्लैंड में वो बॉर्न होते हैं. गुड मॉर्निंग सभी को. एंड कहते हैं यहां पर बैप्टाइज 26 अप्रैल 1564 ही वॉज बैप्टाइज. अब सर व्हाट इज बैप्टिज्म. बैप्टिज्म है क्या, जैसे कि हम लोगों के लड़कों का, बच्चों का नामकरण होता है, ना, सच एज मुंडन एक प्रक्रिया होती है हमारे धर्म में, ऐसी बच्चों का क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइजेशन होता है. होली वाटर से उनको शुद्ध किया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है. तो इनकी बॉर्न डेट जो है, इनका जो बॉर्न डेट एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि 23rd अप्रैल. ओके, 23rd अप्रैल ही वॉज बॉर्न. ओके, ये बॉर्न होते हैं और बैप्टाइज होते हैं 26 अप्रैल. ओके, 23rd अप्रैल he was born and he was baptized in 26 April 1564. ओके, चले. Died 23rd April 1616. स्टेटफोर्ड अपॉन एवन. ओके, वारविकशायर, इंग्लैंड में इनकी डेथ भी हो जाती है. मेरी तरफ से गुड है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है. एवरीथिंग इज गुड फ्रॉम माय साइड. वहां पर लैग कर रहा है कुछ ना कुछ, चेक करिएगा.
नेक्स्ट आपको याद रखना है रेस्टिंग प्लेस इनकी है चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ओके, रेस्टिंग प्लेस क्या है? चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। लेकिन राइट नाउ ऑक्यूपेशन है इनका, ही वॉज अ प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। ही वॉज अ प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट एरा है एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एरा। ओके, ही वॉज राइटिंग इन टू एराज, इन्होंने दो एराज में राइटिंग की है, अंडर द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड द अदर इज जेम्स फर्स्ट। ओके, किंग जेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से हम बात करेंगे आगे। चलो चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट, इनके स्पाउसेस का नाम क्या है? इनके स्पाउस का जो नाम है वो है एने हैथवे, जो कि 8 इयर्स ओल्ड थी। कितनी थी? 8 साल इनसे बड़ी थी। एंड चिल्ड्रन है सुसन्ना हॉल, हैमनेट शेक्सपियर एंड जुडिथ शेक्सपियर। याद रखना, सुसन्ना हॉल, हैमनेट शेक्सपियर एंड जुडिथ शेक्सपियर इनके बच्चे हैं। राइट नाउ पेरेंट्स जो हैं वो इनके जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एडन है। प्लीज एक बार वापस से देख लो, क्योंकि कल आपको एक बार राइट अ ब्रीफ समरी, कल का क्वेश्चन है आपके लिए, कल का क्वेश्चन है। और इसको भेजना कैसे है आपको मैं बता देता हूं। आपको लिखना है राइट अ समरी, राइट अ ब्रीफ, मैं क्वेश्चन लिख के भेज दूंगा, राइटिंग अ ब्रीफ समरी ऑन विलियम शेक्सपियर। ओके, ऑन अ विलियम शेक्सपियर। आपको विलियम शेक्सपियर की लाइफ पर और वर्क्स पर ओके एक ब्रीफ समरी लिखकर आनी है इन 200 वर्ड्स। ओके, इन 200 वर्ड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट, शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोइट, प्ले राइट एंड एक्टर नॉन एज बार्ड ऑफ एवन। इन्हें हम क्या कहते हैं? बार्ड ऑफ एवन कहते हैं। ही वॉज अ बार्ड ऑफ एवन, क्योंकि बार्ड का मतलब होता है पोइट। ओके, बार्ड ऑफ एवन, तो ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा होते हैं, तो इन्हें बार्ड ऑफ एवन कह दिया जाता है। ही वॉज स्पेंड 37 प्लेज एंड 154 सॉनेट्स। इन्होंने 37 प्लेज लिखे हुए, जिसमें सॉनेट्स हैं 37 plays was divided into 3 categories: histories, comedies and tragedies. Okay, 2 long narrative poems हैं, 1 few others verse हैं। was born and raised in Stratford upon Avon, Warwickshire between 1585 to 1592. He began career in London. उन्होंने अपना जो करियर है वो लंदन में एज एन एक्टर स्टार्ट किया, राइटर स्टार्ट किया, पार्ट ऑनर ऑफ अ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। तो याद रखना, इनकी कंपनी का नाम क्या था? इनकी कंपनी का नाम था द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। इन द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट हिज कंपनी नेम वॉज चेंज्ड। ओके, और उसका नाम रख दिया गया किंग्समैन। क्या रखा गया? किंग्समैन। द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन का नाम बदलकर रख दिया गया द किंग्समैन। ही रॉट मैनली ट्रेजेडीज, अमंग देम हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ही वॉज probably educated at the King's New School in Stratford. Okay, चले नेक्स्ट हम बात करते हैं। at the age of 18 शेक्सपियर मैरिड एनी हैथवे। वो एनी हैथवे से शादी कर लेते हैं इन 1582। कब? इन 1582, ओनली द एज ऑफ 18। ओके, निकोलस रो हिज फर्स्ट बायोग्राफर। हु इज हिज फर्स्ट बायोग्राफर? निकोलस रो। ओके, याद रखना, निकोलस रो was the his first biographer wrote that he fled for London to escape prosecution for daring poaching of Thomas Lucy. रॉबर्ट ग्रीन ने ग्रॉट्स बर्थ ऑफ बिट 1592 के वर्क में इन्होंने कहा, अटैक किया है कि देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो। ये लाइन विलियम शेक्सपियर के लिए है। इन्होंने क्या लिखा है? देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। फर्स्ट फोलियो इनका आता है 1623 में, सेकेंड फोलियो आता है 1632 में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट फोलियो की। हम बात करते हैं द फर्स्ट फोलियो प्रिंटेड इन 1623। कब इसे प्रिंट कराएगा? इन 1623। एंड द फर्स्ट पब्लिश कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेस। और यहां पर शेक्सपियर के प्लेस को क्या किया गया सर? एग्जैक्टली में कलेक्शन था। प्रोड्यूस 7 years आफ्टर हिज डेथ। ये उनके 7 साल बाद, इनके मरने के बाद इसे प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट कि सर इसे प्रोड्यूस किसने किया था? हु प्रोड्यूस इट, किसने इसे प्रोड्यूस किया? तो इट इज टाइटल, जिसका सबसे पहले टाइटल देखिएगा, इट्स टाइटल इज मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। इट ग्रुप्स हिज प्ले into those categories, comedies, histories and tragedies for the first time. John Hemingway, okay, याद रखिएगा ना प्लीज। राइटर पब्लिशर was John Hemingway Henry
कॉन्डेल। ओके, तो आपको सिर्फ कॉन्डेल आपको याद रखना है, पूरा नाम आपको याद नहीं हो रहा, सिर्फ आपको कॉन्डेल नाम याद रखना है। कॉन्डेल वॉज द पब्लिशर ऑफ फर्स्ट फोलियो। ओके, याद रखना, कॉन्डेल वॉज द पब्लिशर ऑफ फर्स्ट फोलियो। ये फर्स्ट फोलियो के कौन थे? पब्लिशर थे। इट वॉज डेडिकेटेड टू विलियम हार्वर्ड। ओके, ये विलियम हार्वर्ड के लिए डेडिकेटेड थे। अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक एंड फिलिप हार्वर्ड, अर्ल ऑफ मॉन्टेगमेरी। इन टोटल 36 ड्रामाज वर देयर। टोटल 36 वर्ड ड्रामाज थे, लेकिन एक ड्रामा था पैरिक्लस, पैरिक्लस ओमिटेड। ओके, सिर्फ 36 प्लेस के साथ इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड फोलियो। सेकंड फोलियो appears in 1632 edition of the collected plays of William Shakespeare. It followed the first folio of 1623 and much language was updated in the second folio. Second folio में थोड़ी सी लैंग्वेज को अपडेट कर दिया जाता है। अराउंड हम यहाँ पर कहते हैं 1700 चेंजेस किए जाते हैं, 1700 चेंजेस किए जाते हैं। इशू इन 1632 कंटेनिंग एन एपिटैफ, एक एपिटैफ था ऑन शेक्सपियर्स बाय मिल्टन विच वॉज हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोअम, जो कि मिल्टन की पहली पब्लिश पोअम थी। ओके, याद रखना, मिल्टन की पहली पब्लिश पोअम क्या थी? एन एपिटैफ ऑन शेक्सपियर। ओके, याद रखना, ऑन एपिटैफ ऑन शेक्सपियर। डन, चलें। थर्ड फोलियो 1663 में आता है एंड पब्लिश जो फोर्थ एंड लास्ट फोलियो है वो 1685 में आता है। सो देयर वर 4 फोलियोज ऑफ विलियम शेक्सपियर, सिर्फ 4 फोलियोज थे विलियम शेक्सपियर के। ओके, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स। ओके, देयर वर अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स बिलोंग टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी बिट्स। ओके, याद रखना। क्या सर उन्हें उस टाइम यूनिवर्सिटी बिट्स कहा होगा? नहीं, जब हिस्टोरियन रहे होंगे, उन्होंने जब रिसर्च की होगी, तब इनको काफी एक टाइम बाद इन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स कहा। मुझे डेट नहीं याद कब यूनिवर्सिटी बिट्स को जो टर्म है वो कॉइन किया गया। यहां पर जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, ओके, ये कैम्ब्रिज से थे। ऑक्सफोर्ड से कौन कौन था? जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील। एंड थॉमस किड दोनों ही यूनिवर्सिटी से नहीं थे, दोनों ही यूनिवर्सिटी से नहीं थे, बट ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 7 यूनिवर्सिटी बिट। उन्हें 7 यूनिवर्सिटी बिट में से एक 7 यूनिवर्सिटी बिट कंसिडर किया जाता है। ओके, याद रखिएगा। सो देयर वर अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी बिट्स। देयर वर 7 स्कॉलर्स और क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। ओके, याद रखना, थॉमस किड, जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। एडमंड स्पेंसर ने एक वर्क लिखा। एडमंड स्पेंसर वॉज इन 1552। एडमंड स्पेंसर वॉज ऑल्सो देयर, ही वॉज अ पोएट। वो कौन थे? जनरली पोएट थे, बड़ी ध्यान से समझना। एडमंड स्पेंसर वॉज अ पोएट। सैमुअल डैनियल ऑल्सो अ पोएट, वो क्या थे? अ पोएट। ओके, बड़ी ध्यान समझने का, ही वॉज अ पोएट। Edmund Spencer was born in 1552 and died in 1599. Okay, and next Samuel Daniel. Samuel Daniel born in 1562 and died in 1619. Okay, so यहाँ पर हम कहते हैं एमोरिटी इनका एक वर्क था। एमोरिटी द कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स, 88 सॉनेट्स हैं और एक एपिथैलमियन एड्रेस इस वाइफ है एलिजाबेथ। ओके, याद रखना, उनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बॉयल। उन्होंने बैडिंग सॉन्ग लिखा था एक, और एमोरिटी एक कलेक्शन था जहां पर इन्होंने 1594 में से पब्लिश किया था विद 88 सॉनेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैमुअल डेनियल का एक वर्क है डेलिया, 50 सॉनेट्स हैं। डेलिया वाज अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स। तो इसमें कितनी सॉनेट्स हैं? 50 सॉनेट्स हैं। क्लियर है कहानी? चले देखना। आपको फिर आता है माइकल ड्राइटन एंड थॉमस मोर। माइकल ड्राइटन वॉज बोर्न इन 1563 एंड डाइड इन 1631। थॉमस मोर 1478 एंड 1535 में इनकी डेथ हो जाती है। एग्जैक्टली में आपको पता है माइकल ड्राइटन वॉज ऑल्सो अ पोएट। वो कौन थे? एक पोएट थे। ही वॉज ऑल्सो अ पोएट। एंड थॉमस मोर की यदि हम बात करते हैं तो इनका एक वर्क है यूटोपिया, याद आ रहा होगा। इनका एक वर्क है यूटोपिया जो कि 1560 में आया था। यूटोपिया इन 1516। ओके, 1516 थॉमस मोर। चलिए यहां पर हम समझते हैं माइकल ड्राइटन आइडियाज मिरर, इनका एक वर्क है, एक पोम है। सर सबकी बॉन्ड डेट इंपोर्टेंट है क्या? बिल्कुल याद तो रखनी पड़ेगी।
सबकी नहीं, आप विलियम शेक्सपियर की आप याद रखिए, टॉमस किड की आप याद रखिए, आप एडमंड स्पेंसर की आप याद रखिए, फिलिप सिडनी को आप थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन है मैं तुमसे पूछ लेता हूं। तो यहां से हमें देखना होगा, क्या देखना होगा, देयर वर अ राइटर हुज नेम इज माइकल ड्राइटन। माइकल ड्राइटन वॉज अ पोएट एंड इन्होंने 64 सॉनेट्स टू फोएब, फोएब को लेकर इन्होंने कितनी सॉनेट्स लिखी है, 64 सॉनेट्स। लेटर रीवर्क एज ए आइडिया एंड 73 सॉनेट्स, और ये 64 सॉनेट्स को 73 सॉनेट्स कर देते हैं इन 1619। एंड टॉमस मोर, टॉमस मोर को आपको वर्क आपको याद आ रहा होगा, यूटोपिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, ओके। द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसा इन इंग्लैंड विद द पब्लिशिंग द वर्क यूटोपिया, किंगडम ऑफ नाउवियर, लैटिन इन 1516 एंड इंग्लिश इन 1551। इसे इंग्लिश में एग्जैक्टली में, लैटिन में इसे 1516 में लिखा गया और इंग्लिश में इसे 1551 में लिखा गया। Now we have come on Edmund Spencer. Edmund Spencer was a poet. वो एक क्या थे सर, पोएट थे, और ही इन्वेंटेड अ स्टैंजा, स्पेंसरियन स्टैंजा, ओके। उन्होंने एक स्पेंसरियन स्टैंजा को भी इन्वेंट किया, ही इन्वेंटेड अ स्टैंजा, इट्स कॉल्ड स्पेंसरियन स्टैंजा। ही वाज बोर्न इन 1552, he was born in 1552 and die in 1599, okay, 1599। निकोलस उडाल was a comedist, okay, कॉमेडियन थे। उन्होंने एक दुनिया की इंग्लिश की फर्स्ट कॉमेडी लिखी है, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडियन, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी याद रखना, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी लिखी है इसने निकोलस उडाल ने, ओके। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। राल्फ रॉयस्टर ड्वेस्टर, ओके। यू हैव सर, समझ तो आ रहा है बट लिखना कैसे ये नहीं पता, प्लीज वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते, ओके ठीक है। देखो एडमंड स्पेंसर ने दो वर्क बहुत कॉमन से इनके, एक्चुअली में एडमंड स्पेंसर ने एक तो लिखा है एमोरिटी। एमोरिटी इज द कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट्स, एक 88 सोनेट्स का कलेक्शन है जो कि इन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट किया है। दूसरा इन्होंने एक वर्क लिखा था फेरी क्वीन, फेरी क्वीन जो एक वर्क है वो डेडिकेटेड था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को। एक इन्होंने एक वर्क लिखा था सैफर्ड्स कैलेंडर, एक इक्लॉक्स है, एक लेटर फॉर्मेट में है, ये डेडिकेटेड था इनके दोस्त फिलिप सिडनी को। तो याद रखिएगा, द पोएट्स पोएट, इन्होंने द पोएट ऑफ द पोएट्स, ये बाय चार्ल्स लैम ने, किसने कहा है, वाई चार्ल्स लैम ने कहा इन्हें, ओके। किसने कहा है, चार्ल्स लैम ने इन्हें कहा है पोएट्स पोएट। जैसे कि उपाधियां देते हैं ना, तो एक व्यक्ति थे, एक एसिस्ट थे चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम कंसीडर्ड हिम पोएट्स पोएट, कवियों के भी कवि कहा, ओके। इनका एक वर्क आता है फेरी क्वीन 1590, द सैफर्ड्स कैलेंडर 1579। देन निकोलस उडाल वाज द पर्सन हु रॉट द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, राल्फ रॉयस्टर एंड ड्वेस्टर इन 1553, ओके। याद रखना, राल्फ रॉयस्टर एंड ड्वेस्टर फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, याद रखना फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। प्लीज लेट मी नो कि फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी तो आप कहोगे राल्फ रॉयस्टर ड्वेस्टर, और फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी तो गार्वोडक, टॉमस सैकवेल एंड टॉमस नॉर्टन, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉमस नॉर्टन, टॉमस सैकवेल एंड टॉमस किड। टॉमस नॉर्टन एंड सैकवेल ने एक वर्क लिखा था गार्वोडक, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। नॉर्टन एंड सैकवेल ने एक वर्क लिखा था गार्वोडक 1562, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। नेक्स्ट टॉमस किड 1557 टू 1559, इन्होंने लिखा था द स्पेनिश ट्रेजेडी, ओके, द स्पेनिश ट्रेजेडी एंड गार्बोडक, ओके, याद रखना गार्बोडक इन 1561 एंड द स्पेनिश ट्रेजेडी 1587, ओके फाइन। चले नेक्स्ट पर हम बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो खतरनाक इंसान थे, क्रिस्टोफर मार्लो सच में खतरनाक इंसान थे, बस विलियम शेक्सपियर से सिर्फ कुछ दिन बड़े थे, विलियम शेक्सपियर से मात्र कुछ दिन बड़े थे, ओके। विलियम क्रिस्टोफर मार्लो वाज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1593, और 1593 में उनकी डेथ हो जाती है। इनके कुछ वर्क्स हैं क्रिस्टोफर मार्लो के, तो ही वाज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1593, एंड क्रिस्टोफर मार्लोज वर्क्स हाईली इंस्पायर्ड विलियम शेक्सपियर, और क्रिस्टोफर मार्लो के जो वर्क हैं वो हाईली इंस्पायर करते हैं विलियम शेक्सपियर को। तो आप लिख सकते हो कि विलियम शेक्सपियर वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ क्रिस्टोफर
मार्लो, वो क्रिस्टोफर मार्लो की राइटिंग से काफी ज्यादा इंस्पायर थे। ओके, याद रखना। तो एग्जैक्टली में टम्बरलिन दी ग्रेट 1587 एंड डॉक्टर फॉस्टस 1592। ओके, डॉक्टर फॉस्टस 1592 एंड दी जियो ऑफ माल्टा 1589। 1589 क्लियर है कहानी। सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी कौन थे? फर्स्ट सर फिलिप सिडनी वॉज अ क्रिटिक्स, एक सबसे पहले वो क्रिटिक थे, देन वो पोएट थे। ओके, देन वो पोएट थे। ही वॉज अ क्रिटिक एंड अ पोएट, वो क्या थे? क्रिटिक एंड पोएट थे। इनका एक क्रिटिसिज्म है, याद रखना, एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। इनका एक वर्क था आर्केडिया। ओके, आर्केडिया 1590 एंड एपोलॉजी फॉर पोएट्री 1595। इसे 1595 में पब्लिश किया गया, इसे 1595 में क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। लेकिन इसे रिटर्न किया गया था 1789 के आसपास। इसको रिटर्न किया गया था 1789 टू सॉरी 1589, क्या कह रहा हूं, 1589 टू नहीं 1579 टू 80, 1579 टू 80 के मिड में इसे क्या किया गया था? इसे पब्लिश, इसे रिटर्न किया गया था। ओके, नेक्स्ट फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन को जानते हैं? फ्रांसिस बैकन वॉज अ प्रोज राइटर, ही वॉज अ प्रोज राइटर, आपको याद आ रहा होगा। फ्रांसिस बैकन वॉज अ प्रोज राइटर। ओके, याद रखिएगा। जैसे एक ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, तो याद रखना, यदि जब भी हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस बैकन की, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। ओके, याद रखना, द फादर ऑफ इंग्लिश एसेस। ओके, द फादर ऑफ इंग्लिश एसेस, जो इंग्लिश के ऐसे के फादर हैं वो कहे जाते हैं फ्रांसिस बैकन को। किसको कहा जाता है? फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। इन्होंने, इनका एक वर्क है न्यू एटलांटिस, जो कि एग्जाम में समटाइम्स पूछा जाता है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी फ्रांसिस बैकन का वर्क है। ओके, वेन जॉनसन, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर वेन जॉनसन। वेन जॉनसन वॉज अ playwright, he was a poet, he was a poet, he was a playwright. Okay, he was a playwright. Okay, ये वो playwright भी थे और he was a critic, एक critic भी थे। चले, चलो, बहुत बढ़िया बात। वेन जॉनसन 1573 to 1637 and drama Every Man in His Humor. Okay, Every Man in His Humor is the most important work of वेन जॉनसन, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1599। नेक्स्ट, अब हम जॉन लिली की बात करते हैं। यहां पर आप इनका वर्क है कंपास एंड सैफो एंड फोआ मिडास यूफियस। ओके, आपको याद रखना है। फिर रॉबर्ट ग्रीन एंड रॉबर्ट जॉर्ज पील के वो है, प्लीज इनको याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है। अब आपको एक बात याद रखना है, दो भाई थे, दो दोस्त थे, ब्यूमॉन्ट एंड फ्लैचर। वो एक प्ले राइट थे, वो दोनों के दोनों क्या थे सर? प्ले राइट थे, याद रखना, ही वॉज अ प्ले राइट। फाइन। टॉमस नेस को आपको याद रखना है, टॉमस नेस को आपको याद रखना है किसके लिए? टॉमस नेस का एक वर्क नॉवेल था द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ओके, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर वॉज फर्स्ट इनकम्प्लीट नॉवेल, याद रखना, फर्स्ट इनकम्प्लीट नॉवेल, फर्स्ट इनकम्प्लीट नॉवेल। ये इनकम्प्लीट नॉवेल है लेकिन इसे नॉवेल कंसिडर नहीं किया जाता। फर्स्ट इनकम्प्लीट नॉवेल बाय टॉमस नेस, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर 1594। यदि आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश का पहला जो नॉवेल है वो है आपका द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर 1594, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, डेट्स वाई हम इसे नॉवेल कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, चलें नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्यूमॉन्ट एंड फ्लैचर की। ब्यूमॉन्ट एंड फ्लैचर का एक वर्क है फ्लेस्टर। ओके, अ किंग एंड नो किंग एंड द मेट्स ट्रेजेडी। ओके, याद रखिएगा। अच्छा, चलें आगे हम बात करते हैं। क्या आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्या आपको एलिजाबेथनीज बहुत अच्छे से समझ में आई है?